मध्य प्रदेश की जलवायु, जलवायु में आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, जल प्लस वायु। तो जलवायु जो है, तो आपको मध्य प्रदेश की जलवायु, तो जल भी पढ़ना है और अपने को वायु भी पढ़ना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यदि, तो मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अब ये आपको क्वेश्चन जो आता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, तो ये आप क्या करते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, ये आपको नहीं रटना है। तो अपन देखते हैं ग्लोब, ये अपना बनता है पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है, अंडाकार, ये बनती है अपनी पृथ्वी। और यह बनती है अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यदि आपको मैंने बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, उसके ऊपर जाने पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाने पर अपन क्या लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश किससे डिनोट करते हैं, उत्तरी अक्षांश। ये क्योंकि अपन नॉर्थ साइड जा रहे हैं तो क्या, उत्तरी अक्षांश। और यहां उत्तरी अक्षांश, यदि आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाते हैं तो यहां मिलती है आपको कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यदि आप इसके दक्षिण साइड में जाते हैं तो इसको डिनोट करते हैं अपन दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। यदि इसके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में देखा जाता है तो यहां पड़ती है अपनी मकर रेखा, मकर रेखा। उत्तरी अक्षांश में अपना कौन सी, कर्क रेखा, और दक्षिणी अक्षांश रेखा में कौन सी, मकर रेखा। यह 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा। अब आपको मैंने एक और बताया था, यह है अपनी ग्रीन बीच रेखा, ग्रीन बीच या ग्रीन बीच रेखा। यदि आप इसके पूरब साइड में जाते हैं तो आपको लिखना पड़ता है, देखो मैंने बताया था ये आड़ी होती है अक्षांश रेखा और ये खड़ी होती है अपनी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अब यदि आप पूरब साइड कोई से में कहीं पर भी जाते हैं तो यह होता है अपना पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यदि आप ग्रीन बीच रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में जाते हैं तो इसे लिखते हैं पश्चिमी देशांतर। तो कोई सा भी देश, जैसे कि अपना मध्य प्रदेश को अपन ने देखा था, यहां 21.6 उत्तरी अक्षांश से इधर 26.30 उत्तरी अक्षांश तक। अब क्योंकि यह 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर साइड ही स्थित है, इसलिए अपन यहां नहीं लिख सकते कि 21.6 दक्षिणी अक्षांश, इसलिए यहां लिखाता है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब आप देखते हैं, यदि ये तो आपको, यदि आपका ग्रीन बीच रेखा से कोई सा भी देश या कंट्री यदि आपका पूर्वी साइड होता है तो आपकी इसकी पूरी स्थिति पूर्वी देशांतर में मापी जाती है। और यदि इस साइड आता है कोई सा भी पश्चिमी देशांतर में तो उसको पश्चिमी देशांतर में डिनोट किया जाता है। और यदि आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे साइड यदि दक्षिणी साइड हो कोई सा भी कंट्री तो उसे दक्षिणी अक्षांश से डिनोट किया जाता है और ऊपर उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, अब ये तो आपका क्लियर हुआ। अब यदि देखते हैं अपन, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह है अपना 15 डिग्री और यह है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 75 डिग्री और ये अपना ध्रुव। और ये है अपनी 15 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और ये ध्रुव। अब आपको ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। अब यदि आप देखते हैं तो ये 15 से 30 डिग्री इसके ये जो एरिया होता है और 0 से 30 डिग्री और यहां से 0 से 30 डिग्री और ये क्षेत्र आता है 30 डिग्री से 60 डिग्री और ये 30 डिग्री से 60 डिग्री। अब यदि यहां देखते हैं तो 60 डिग्री से ध्रुव तक और ये 60 डिग्री से ध्रुव तक, तो इसको बोला जाता है अपना उष्णकटिबंधीय। और यदि आप यहां देखते हैं तो यह है आपका, यहां बर्फ जमा हुआ है तो यह है आपका शीत और यह है आपका शीत। ये टोटल क्षेत्र आ जाता है 30 से 30 के बीच में, ये उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय इसलिए आता है क्योंकि ये सूर्य होता है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही घूमता है, यहां से आपको यहां और यहां से यहां। इसलिए यह सूर्य की किरणें सर्वाधिक यहां पड़ती हैं, इसलिए उष्ण मतलब गर्मी वाला। तो यह है अपना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसलिए 0 डिग्री से 30 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय और यह 0 डिग्री से 30 तक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक उष्णकटिबंधीय, इसलिए 30 से 30 तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यदि आप देखते हैं कि ये जो 60 डिग्री से ध्रुव तक और ये 60 डिग्री ध्रुव तक, तो यहां रहता है बर्फ, इसलिए यहां शीत होता है, तो शीत क्षेत्र है। अब यदि आप देखते हैं ये बीच के क्षेत्र को आप क्या लिखें, तो इसमें थोड़ी सी गर्मी भी पड़ती है और यहां से सर्दी भी, इसलिए इसे लिखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और इसे भी शीतोष्ण। तो इसलिए अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश जो है यहां से 23.5 डिग्री जाती है और यहां से 26 डिग्री 30, आपकी 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 के बीच स्थित होने के कारण यहां उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये तो आपका डाउट क्लियर, इसे मैं साफ कर दूं। ठीक है, आगे देखते चलो। यदि आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश में यह पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग, थोड़ा सा अपन ये भारत का डायग्राम बना लेते हैं। इससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा चल जाएगा। अच्छा, नहीं आ रहा। ये अपना बनता है भारत का डायग्राम। ये अपना मध्य प्रदेश मध्य में स्थिति है और यहां से आप देखते हैं तो इधर है बंगाल की खाड़ी और यहां है अपनी अरब सागर। तो आपको पता है कि यह पश्चिमी भाग में अपनी बरसात किससे होती है, तो यह होता है अपनी अरब सागर, यह है अरब सागर से। और इस साइड यदि पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो यह होती है बंगाल की खाड़ी से। देखो, मैं आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूं। देखो, ये तो आपका डाउट क्लियर हुआ, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्योंकि अपना मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक स्थित होने के कारण यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब यदि देखते हैं तो भारत के
आपके पश्चिम में है अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, इसलिए मध्य प्रदेश में अरब सागर से पश्चिमी भाग में और यहाँ उस पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से होती है। अब यदि मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाए कि इसमें सर्वाधिक वर्षा किस से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो मध्य प्रदेश में बरसात होती है सर्वाधिक, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यदि मध्य प्रदेश में जनवरी या दिसंबर के माह में जो पानी या वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको वो आती है कौन से विक्षोभ से, तो पश्चिमी विक्षोभ। यदि आप देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ से जो पानी गिरता है या जिससे सिंचाई होती है उसे कहा जाता है माओट या मावठा। इससे लगभग मध्य प्रदेश में 2.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि आप देखते हैं तो सबसे कम मध्य प्रदेश में यहाँ इस क्षेत्र में 550 मिलीमीटर बरसात होती है। और यदि आप यहाँ पर देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र में तो 880 मिलीमीटर बरसात होती है। और आपको पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं तो 1600 मिलीमीटर बरसात होती है। और यदि मध्य प्रदेश में यहां आपका सतपुड़ा क्षेत्र में देखा जाता है तो यहां 1990 मिलीमीटर बरसात होती है। और मध्य प्रदेश का औसत या एवरेज देखा जाए तो 1132 मिलीमीटर, यह एवरेज मतलब कि बरसात टोटल साल भर की औसत वर्षा। यदि इसको एक और टाइप से लिख सकते हैं आप, 112 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो यदि आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बरसात कौन से पठार पर होती है, तो वह होती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। अब देखते हैं अपन, यदि सर्वाधिक बरसात देखते हैं तो मध्य प्रदेश के यहां एक क्षेत्र है, आपको पढ़ाया था मैंने कि पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, इसमें सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि आप मध्य प्रदेश का शीत टाइम में जो आपकी सर्दी होती है, शीत में यदि सबसे कम आपका न्यूनतम तापमान मापा गया है तो वो मापा गया है शिवपुरी। यदि सर्वाधिक वर्षा यदि पूरे मध्य प्रदेश का एवरेज निकाला जाए तो ग्रीष्मकालीन बोला जाता है इसे। ग्रीष्मकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है। इसलिए यहां पर मध्य प्रदेश का टोटल साल भर का एवरेज यदि निकाला जाए तो न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में पाया जाता है। और यदि शीतकाल का यदि पूछता है तो अपना आता है शिवपुरी। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि शीत में सबसे कम तापमान कहां मापा जाता है, तो शिवपुरी। यदि साल भर का न्यूनतम तापमान कहां रहता है एवरेज, तो वो रहता है अपना पचमढ़ी। अब यदि देखते हैं मध्य प्रदेश के सबसे कम बरसात अपनी होती है भिंड के गोहद में, यहां होती है 55 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में न्यूनतम वर्षा होती है, तो वो आपको क्या लगाना है, चंबल संभाग। अब इसको पहले मैं साफ कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।
इसे साफ कर दूं। यदि मध्य प्रदेश में पूछा जाए कि ग्वालियर 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 में किस शाखा से बरसात होती है, तो ग्वालियर में अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से कहां पर बरसात होती है, तो अपने को लगाना है ग्वालियर। ठीक है। अब यदि मध्य प्रदेश का देखा जाए तो ये ऋतुओं के बारे में कोई सी संस्था तो होगी जो आपको आंकड़ों का देती है, तो इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला कहां पर है, तो यह है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जो भारत की ऋतु संबंधी जानकारी देने वाली शाखा है इसकी, या इसकी ब्रांच है, जो मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला इंदौर में है। अब यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश को कितने उसमें बांटा जाता है, तो देखो ग्रीष्म शीत और ग्रीष्म शीत वर्षा, ग्रीष्म शीत और वर्षा। यदि ग्रीष्म शीत को देखा जाए तो शीत को बोला जाता है सियाला, और यदि ग्रीष्म को बोला जाता है यूनाला, और यदि वर्षा को बोला जाए तो चौमासा। तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि मध्य प्रदेश को वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है चौमासा। यदि मध्य प्रदेश को शीत में तो सियाला, मध्य प्रदेश को यदि पूछा जाए ग्रीष्म को तो यूनाला। अब ग्रीष्म जो है वो मध्य प्रदेश में मार्च से 4 मंथ, मार्च अप्रैल मई जून, तो यह मार्च से जून तक, और यह जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो यह है अक्टूबर, और यह है नवंबर से फरवरी। तो यदि पूछता है मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु कब से कब तक, तो जुलाई से अक्टूबर, और नवंबर से फरवरी, और मार्च से जून। यदि आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापांतर किस माह में रहता है, तो वह रहता है मार्च। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस मंथ में रहता है, तो वो मार्च। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है, तो यह सर्वाधिक तापमान कब पाया जाता है, तो वो है मई। अब आपको यह डाउट होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी, तो तापांतर का मतलब ताप में अंतर, जैसे कि दिन में सुबह हो गया 20 और 2 बजे तक कितना हो गया, मान लो कि 48, तो इसमें सर्वाधिक तापमान जो रहता है वो है तापांतर, जैसे कि 48 और 20, यह हो गया 28 मान लो सपोज, तो यह कितना 28, तो यह सर्वाधिक। अब यदि मई के माह में आप देखें तो यह सुबह से ही
38 से ही स्टार्ट हो जाए और 48-49 तक ही पहुंच पाए, तो इसका ताप में अंतर कितना होगा? इसमें कम रहेगा ना, 9 में से 8 गया 11, तो इसका 11, इसका 28। इसलिए सर्वाधिक तापांतर यदि पूछता है तो अपना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर माह मार्च माना जाता है और यह मई। अब यदि पूछता है कि द्वितीय गर्मी किसे कहा जाता है, द्वितीय गर्मी किसे कहा जाता है, तो यह है किस माह को? तो सितंबर अक्टूबर। यदि मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी पूछता है तो यह है सितंबर अक्टूबर। अब मध्य प्रदेश की औसत वर्षा तो अपना कितना आ गया इसका? 112 सेंटीमीटर। और यदि औसत वर्षा और यदि औसत तापमान पूछता है, औसत तापमान, तो यह है अपना 21 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां पर अंकित किया गया है, तो वह है गंज बासोदा। इसमें मापा गया है 48.7 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे 48.98 भी पूछ ले तो चलेगा, 48 अप्रॉक्स, लगभग, ठीक है। यदि नहीं आप बोलो कि सर ने तो 48.7 ही बताया, इसलिए 48 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। अब यदि आपसे पूछता है सर्वाधिक वर्षा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पाई जाती है या कहां होती है, तो यह है अपना पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि आपसे पूछ लेता है टी.एन. श्रीमन्नारायण ने वर्षाओं को कितने भागों में या जलवायु को कितने भागों में बांटा है, तो वह है 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। यदि आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान कहां अंकित किया या कहां है शीत में, तो अपना ये शिवपुरी। और सर्वाधिक यदि आपसे पूछता है मध्य प्रदेश का औसत तापमान न्यूनतम कहां पर है, तो वो है अपना पचमढ़ी, इसीलिए उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा गया है। और यदि आपसे पूछता है कि न्यूनतम वर्षा कहां होती है, तो यह है भिंड गोहद, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। आपको अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं अपन, दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, इसलिए शेयर करते रहिए। आपको भी लगेगा इंप्रूव, धीरे धीरे इंप्रूव होता है, ना कि जल्दी से तो नहीं होता है, क्योंकि आप थोड़े धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे क्लासें लेते जाओगे तो आपको खुद नॉलेज होगा। देखो जैसे कि मैंने बताया आपको उष्णकटिबंधीय, आपको यह रटना नहीं है अब उष्णकटिबंधीय, क्योंकि 21 डिग्री 6 से अपना 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक अपना उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए यहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।